ओके क्लास, ये हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 है इस चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं कि सेल के पार्ट्स, यानी कि जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं तो इस तरह से सेल के भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारे वो पार्ट्स होंगे जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए नहीं जाते। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज जितने भी हैं, साइटोप्लाज्म, ये सब आप न्यूक्लियस देख रहे हो, ये सब आपको सिर्फ किस में नजर आएंगे? यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में नजर आएंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये बस इस वाले पैराग्राफ को आप रीड कर लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पे जो सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला सेल का स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये जो ब्लू ब्लू कलर का रीजन आपको नज़र आ रहा है, इसमें एनिमल सेल में, ये एनिमल सेल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्लांट सेल है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है आपको ग्रीन से, ये वाला, ये ग्रीन वाला तो सेल वॉल हो गई। और ये जो अंदर येलो कलर का एरिया नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। और ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है एनिमल सेल के अंदर, ये इसका एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म है। सही है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करता है कि सेल के पार्ट्स को एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, सेल के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल के पार्ट्स जो हैं वो वो अपनी जगह पे नहीं रह पाएंगे, वो अपनी जगह पे कायम नहीं रह पाएंगे। और इसके अलावा ये जो सेल के पार्ट्स हैं, ये क्योंकि सेल के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग करते रहते हैं, तो ये वो भी नहीं कर पाएंगे अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करता है, सेल के ऑर्गेनेलीज को फ्रीली फ्लोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर, यानी कि 90% ये किससे बना हुआ होता है? वाटर से। इसमें न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट होते हैं, वेस्ट बाहर निकल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल अपने बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। और उसका मेन फंक्शन ये है कि वो हर ऑर्गेनेली को होल्ड करता है, जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उन सबको होल्ड करता है, विच मेक्स अप द साइटोप्लाज्म। ये सेल के पार्ट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे किस्में होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ शुगर्स होते हैं, जो कि और इसमें कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर साइटोस्केलेटन। हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह से सेल का भी तो एक शेप होता है ना, है ना? तो जो सेल का शेप होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? साइटोस्केलेटन, यानी कि साइटो का मतलब सेल, जो मैंने आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाया था। साइटो का मतलब सेल होता है, तो साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का स्केलेटन। तो ये भी एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन होता है। किससे मिलके बनता है? प्रोटीन से मिलके बनता है। और ये पूरे सेल के अंदर ये फैला हुआ होता है ताकि सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और सेल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। जिस तरह हम अपने ब्रेन के बगैर नहीं रह सकते, इस तरह से सेल न्यूक्लियस के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सेल का, यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है सेल का वो न्यूक्लियस है। इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि हमारा डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आपको गिवन है। ये एक न्यूक्लियस बना हुआ है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सिर्फ किस में होती है? यूकैरियोटिक सेल में। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी बॉडी प्रेजेंट होती है। इस तरह से जो ब्लैक कलर का रीजन आपको नजर आ रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस है।
ये प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है वो भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। ये सब का सब क्या होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है, इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म। या आपको न्यूक्लियोप्लाज्म नजर आ रहा है, ये मैंने नीचे अंडरलाइन किया, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो फंक्शन साइटोप्लाज्म का है वही न्यूक्लियोप्लाज्म का भी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो ये डीएनए और आरएनए, यानी कि जो आपको, अब मैं आपको बताता हूँ सही से। ये आपको धागे जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के ये वाले, ये सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर, दिस इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हेरेडिटी मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जब ये अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं सेल डिवाइड होने पे, जब ये सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते थे, क्रोमोसोम्स कहते थे। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर, यानी कि इन जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए मौजूद होता है, यानी कि आपका मेन जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफर होता रहता है। जब नए सेल्स बनते हैं तो उसके अंदर ट्रांसफर होता है पुराने सेल से, तो ये डीएनए होता है। ठीक है, फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, यानी कि ये आपकी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये आपके सेल का फूड बनाता है, ये आपके सेल को यानी कि ये आपके सेल के अंदर रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। ये आपके सेल को एटीपी बना के देता है। एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एटीपी लिखा हुआ है। एटीपी एनर्जी का नाम है। क्या है एनर्जी का नाम, क्या है एटीपी, जिस टाइप की एनर्जी बनाता है उसको एटीपी कहते हैं। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से रेस्पायर करता है। और जो यानी कि ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगी, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जब मौजूद होती है, तो जब उस वक्त जो रेस्पिरेशन हो रही होती है तो वो रेस्पिरेशन कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती तो उस रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बहरहाल ये भी आपको नहीं पढ़ाना था, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा एनर्जी बनाती है। जब सेल रेस्पायर करेगा तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और ये एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला सेल का पार्ट, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ये भी क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जी या माइटोकॉन्ड्रिया खाली तो नहीं होगा ना अंदर, उसके अंदर कुछ और पार्ट्स भी होंगे, तो उस पार्ट को यानी कि होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए ये मैट्रिक्स मौजूद होता है। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एनर्जी बनाने में और फूड को प्रिपेयर करने में और फूड को ऑक्सीडाइज करने में, फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन हो गया। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को एक मेन फंक्शन है। पहले तो ये आप याद रखें कि दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, बल्कि ये सब छोड़ें, पहले आपको राइबोसोम्स पढ़ा देता हूँ मैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ये आप समझ लें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन क्या है, आपका फूड का एक कंपोनेंट है जो आपको ज़रूरत होती है, उस कंपोनेंट की फूड में वो होता है, आप इनटेक करते हो। प्रोटीन की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो किसी चीज़ की भी एक्सेस या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, वो सब बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। अच्छा, फिर राइबोसोम्स जो हैं वो, उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। और इसके अलावा उसमें
आरएनए मौजूद होता है। जैसे डीएनए होता है ना, उसी तरह से आरएनए होता है, लेकिन आरएनए आपको न्यूक्लियस में नहीं मिलता, वो किस में मिलता है? आपको राइबोसोम्स के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? राइबोसोम्स के अंदर। क्या होता है? आरएनए होता है। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आरएनए होता क्या है, आपको बस इतना याद रखना है कि जिस तरह से एक डीएनए है, तो इस तरह से आरएनए भी जो है वो आपके सेल का एक पार्ट है, जो न्यूक्लियस में नहीं होता मगर राइबोसोम्स के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल ही है, लेकिन वो डीएनए की तरह नहीं होता। ठीक है। आरएनए इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए। ये जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे, या जब आप अभी तो खैर इस वाली बुक में आपके पास जेनेटिक मटेरियल का चैप्टर नहीं है, यानी कि जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है वो नहीं है, मेरे ख्याल में आपको मैट्रिक में पढ़ाया जाएगा। तो जब आप उसमें आओगे तो आपको ये डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा आरएनए और डीएनए के बारे में। तो अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि डीएनए किसमें होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और आरएनए किसमें होता है? राइबोसोम्स के अंदर। दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन और आरएनए से मिलके बनता है। इसके अलावा राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन को फॉर्म भी करते हैं, यानी कि प्रोटीन को बनाना इसका काम होता है। ठीक है। प्रोटीन को बनाना इसका काम होता है, यानी कि प्रोटीन फॉर्म करना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन यही बनाता है। बॉडी के लिए प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाते हैं। और राइबोसोम्स जो हैं वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। ये राइबोसोम्स आपको कहाँ मिलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द राइबोसोम्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। वजह यह है कि ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सेल में आराम से फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं। तो ये वैसे तो सेल के अंदर फ्रीली भी घूम रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो इसी तरीके से एक सेल का पार्ट है, यानी कि अगर ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक इस तरह से चैनल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के, ताकि सेल जो है वो उसको जो साइटोस्केलेटन का फंक्शन है कि सेल को सपोर्ट करना, इसका भी वही फंक्शन है कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब भी सेल जो है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है। साइटोस्केलेटन जो है वो शेप प्रोवाइड करता है, और वैसे शेप और स्ट्रक्चर में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि साइटोस्केलेटन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों क्या करते हैं? शेप भी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, सेल की हिफाजत करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई हार्मफुल केमिकल आ गया है सेल के अंदर, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। अब ये दो किस्म के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पे राइबोसोम्स होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पे राइबोसोम्स नहीं होते। स्मूथ का काम क्या होता है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका काम क्या होता है? लिपिड्स, ये भी केमिकल कंपाउंड है जिसको ऑयल वगैरह कहते हैं। फॉस्फोलिपिड, ये भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है। स्टीरॉइड्स, ये भी केमिकल कंपाउंड है। ये सब इनको बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको बनाता है। कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व करता है, उनको डाइजेस्ट करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया, कोई हार्मफुल केमिकल आ गया है तो उसको किल करता है। ठीक है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वही फंक्शन होता है जो राइबोसोम्स का आता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। फिर आता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। ये एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, उसने ये डिस्कवर किया था।
तो उसने अपने नाम पे इस पार्ट को, सेल के पार्ट को जो है वो अपने नाम से रख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे है ये करता क्या है, ये करता ये है कि हाँ, हमारे पास जब भी कोई नया प्रोडक्ट सेल बनाता है, हमारे पास जब भी कोई नया प्रोडक्ट सेल में बनता है, तो होता ये है कि ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उसको पैक करेगा। यानी कि जो फाइनल स्टेज होता है ना प्रोडक्ट का, आखिर में वो क्या, अगर कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो एक मशीन में जाता है फाइनलाइजेशन के लिए, जिसपे उसको पैक किया जाता है, उसका नेम टैग लगाया जाता है और उसको फिर बॉक्सेस में बंद किया जाता है, यानी कि पैकेजिंग का काम, फिर उनको लोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी भी वही करते हैं। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, ये आपके ये फर्स्ट ऑर्गेनेलीज हैं सबसे पहले, यानी कि सेल के फर्स्ट पार्ट जिसको डिस्कवर किया गया और इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करा था ये कैमिलो गोल्जी ने। और इसके अलावा ये बहुत लार्ज इन साइज होता है, काफी साइज इसका बड़ा होता है और ये आराम से ऑब्जर्व हो जाता है जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो। ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स राइबोसोम्स बनाते हैं उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है पूरे सेल में। पूरे सेल में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और फंक्शन बता दिया कि ये पैकेजिंग का काम करता है, ये पैक करता है, यानी कि फाइनलाइजेशन का, जो प्रोडक्ट की फाइनलाइजेशन का जो काम होता है वो गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है, तो अब आपको ये नजर आ रही है स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे आपको ये मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है, ये वाली, ये इसको कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी, इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। और इसके अलावा जो इनर साइड होती है इसको कहते हैं सिस फेज। जो इनर साइड होती है गोल्जी बॉडी की उसको कहते हैं सिस फेज, और जो आउटर साइड होती है वो उसको कहते हैं ट्रांस फेज। यानी कि ये वाली साइड ट्रांस फेज होती है और ये वाली साइड जो सेल के अंदर की तरफ होती है वो सिस फेज होती है। क्या ये बात सबको समझ आई? ठीक है, अगर कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग उसको दोबारा से देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अब जरा आपको एक और चीज बता दूं। सेल वॉल से शुरू करते हैं। सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो सेल वॉल प्लांट में होता है, प्लांट सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा पार्ट किस जो है वो सेल में होता है। फिर इसके बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन में आते हैं तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। सेल मेम्ब्रेन ऊपर निकल गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है। सही है। अच्छा, एनिमल सेल में वो फर्स्ट बाउंड्री होती है सेल की, यानी कि पहली लेयर सेल की एनिमल सेल होती है, और जो सेकंड लेयर होती है वो प्लांट सेल के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल की जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होता है, साइटोस्केलेटन भी दोनों सेल्स में पाया जाता है, न्यूक्लियस भी दोनों सेल में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है। राइबोसोम्स भी दोनों सेल्स में पाया जाता है। गोल्जी बॉडीज भी दोनों सेल में पाए जाते हैं। फिर आते हैं वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। अगर आप ये वाला डिफरेंस पढ़ेंगे, सेल, ये वाला एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, तो आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। सही है। अब हम आते हैं वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। वेसिकल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड spherical sacs which facilitate the metabolism, transport and storage of molecules. अच्छा, ये आपने वर्ड सुना है सैक का, यानी कि जो बोरी होती है, आपने देखा है ना, जो अक्सर चावल जिसमें रखे जाते हैं,
तो उसी तरीके के ये स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन बहुत छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से, ठीक है, सेल में बहुत छोटे से होते हैं। और इनका काम क्या होता है, सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको स्टोर करना, अपने बॉडी के अंदर उनको स्टोर करना, ठीक है। वेसिकल्स जो हैं वो गोल्जी बॉडीज, उनको भी कहा जा सकता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, उनको भी कहा जा सकता है। वेसिकल्स जितने भी होते हैं ना, वो गोल्जी बॉडीज भी कह सकते हैं उनको, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का भी वही काम है जो वेसिकल्स का है। तो एक तरह से आप वेसिकल्स को वो भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये गोल्जी बॉडी की यानी कि गोल्जी बॉडी ये बनाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इनको बनाए, यानी कि ये वो फॉर्म करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी बॉडी का ही एक पार्ट हो गया। लेकिन ये गोल्जी बॉडी के अंदर नहीं रहते, ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर रहते हैं। तो ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी बॉडी बनाते हैं। और इसके अलावा ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं, और मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, वो सारा काम उनको रेगुलेट कौन करता है, ये वेसिकल्स करते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको बोल रहा करूँ ना, ये पॉइंट्स, ये आप अपनी किसी रफ कॉपी में उर्दू में भी लिख लिया करो अपने समझने के लिए। सिर्फ सुनने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती आप लोगों को, आप लोगों को इस वजह से दी जाती है कि आप लोग पॉज करके आराम से लिख लिया करें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, इसके हाँ, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल विद इन द सेल, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक सेल में पहुंचाता है। फिर लाइजोसोम्स के अंदर बहुत पावरफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत पावरफुल केमिकल होते हैं जो सेल को खा जाते हैं, एक तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं, आप ये समझ लो। तो जब सेल डेड हो जाता है ना, तो ये लाइसोसोम्स जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो लाइसोसोम क्या करता है, ये पावरफुल केमिकल्स को बाहर निकालता है। और सेल जब कोई डेड सेल हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई डेड सेल पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको खा जाता है, एक तरह से समझ लो, सही है। तो लाइसोसोम का ये फंक्शन है। इसके अलावा लाइसोसोम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, यानी कि उनको भी सेल के लिए ब्रेक डाउन करता है, जैसा कि सेल उनसे एनर्जी बना सके। अच्छा, ये वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स भी दोनों में, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। फिर वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। अच्छा, इसका एक मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि वो ये है कि प्लांट सेल में एक बहुत लार्ज वैक्यूल होती है, और एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल होती है और बहुत लार्ज होती है, और एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत सारी होती हैं, और हर जगह फैली हुई होती हैं। और प्लांट सेल में एक बहुत लार्ज होती है, बहुत लार्ज वैक्यूल होती है। तो वैक्यूल जो है वो है क्या स्ट्रक्चर, अगर मैं वैक्यूल बनाऊं, तो वैक्यूल एक खाली पार्ट है सेल का, यानी कि उसके अंदर कुछ होता नहीं है, खाली स्पेस होती है, और वो सेल का जो भी फूड होता है ना, वो उसमें आके स्टोर हो जाता है, तब वो फिल हो जाती है। तो प्लांट क्योंकि जो है वो अपनी बॉडी में फूड बनाते हैं, तो वो उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इस वजह से इसमें वैक्यूल्स का भी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एनिमल का फूड और प्लांट का फूड में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे वैक्यूल के अंदर आप फूड स्टोर करते हो। इसकी जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो अंदर वाली लेयर होती है, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टोनोप्लास्ट। ये जो इनर लेयर होती है, यानी कि जो अंदर वाली लेयर होती है, अगर आपको ये नजर आ रहा है, ये वैक्यूल है, और ये वाली जो लेयर है, ये वाली, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, ये वाली टोनोप्लास्ट, सही है। तो इसका काम होता है स्टोरेज करना, या तो वाटर को स्टोर कर लेता है, या कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को स्टोर कर लेता है, ताकि जब सेल को ज़रूरत हो तो वो इस सेल को फूड प्रोवाइड कर सके।
ठीक है। फिर आते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। और सेंट्रियोल्स जो हैं वो इस तरह से, आपको स्टार जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस स्टार जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रिपलेट्स। कहा जाता है ट्रिपलेट्स। ये लिखा हुआ है ना ऊपर, स्ट्रक्चर ट्रिपलेट्स कहते हैं। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो तब ये जो है वो सेल में नजर आते हैं और सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। इनका बस यही फंक्शन है। और ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए नहीं जाते। सही है। फिर आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सिर्फ किस में होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये लिख लिया करो अपने पास। फिर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं वो, अगर आप प्लांट सेल के अंदर देखो तो कुछ कलर्ड केमिकल्स होते हैं, कुछ कलर्ड पार्ट्स होते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा आराम से, आप इनको पहचान लोगे प्लांट सेल के अंदर के प्लास्टिड कैसे होते हैं। 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। जब जो फ्रूट बनता है या जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रूट्स में होता है। जब ये रूट्स कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के सेल के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर। जब भी प्लांट जो है वो ग्रीन होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है। फिर ल्यूकोप्लास्ट, अगर आप ये समझ रहे हो कि रूट्स का कोई कलर नहीं होता, ब्राउन कलर की रूट्स होती हैं, तो ऐसा नहीं है। जो ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा होता है वो रूट का कलर नहीं होता, वो असल में मिट्टी का कलर होता है। अगर आप रूट्स को अच्छी तरह वॉश करोगे ना तो वो कलरलेस हो जाएंगी। ठीक है। फिर ये क्लोरोप्लास्ट, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट में आपको बता देता हूँ क्योंकि अब आपकी बुक में आ गया, तो अब आप इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट को कट करके दिखाया है अंदर से। ये जो आपको कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर्स, ये इनको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। और इन इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिससे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड कहते हैं। और इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये जो लेयर्स दिख रही हैं इसको लेमिला कहते हैं। और ये कैसी होती हैं? डबल लेयर्ड होती हैं, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। क्लोरो प्लास्ट जो है इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से बनाते हैं। सही है। अच्छा, फिर सेल का साइज और सेल का वॉल्यूम, ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको एज इट इज बस पढ़ लीजिएगा। और दूसरा, ये सेल के साइज के बारे में लिखा हुआ है, सेल का कितना साइज है। ये जो सिंबल है, यूनिट है, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर क्यूब। ये सेल का वॉल्यूम है। ठीक है। एग्जाम्पल ली हुई है, हर सेल का अलग अलग वॉल्यूम होता है। सेल का सरफेस एरिया और वगैरह, ये सब सेल का स्ट्रक्चर, सॉरी, सेल का साइज बताया हुआ है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ये आ सकता है एमसीक्यूज में। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स कितने डायमीटर होता है, यानी कि डायमीटर कहते हैं इस चीज़ को, डायमीटर कहते हैं, यानी कि सेल कितना चौड़ा है। अगर ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल है तो कितना चौड़ा है। तो जब सेल के ह्यूमन ब्लड सेल के जो जो ह्यूमन का जो इंसानों के जो खून का सेल लिया गया तो उसकी जो उसको जब मेजर किया तो कितना निकला? वो 8 माइक्रोमीटर। ठीक है। आप बस इसको पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। ठीक है। इसको भी आपने रीड करना है, सेल वॉल्यूम को। ठीक है। अच्छा, ये भी जो है वो मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में क्यों दिया हुआ है, कभी पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन बस आप लोगों के समझाने के लिए, आसानी के लिए दिया हुआ है। ये सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, आप लोग सेकेंड ईयर में परफॉर्म करोगे अगर, तो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में बायो ली तो। ठीक है। ये भी प्रैक्टिकल है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। फिर आते हैं प्लांट के और एनिमल के टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। अच्छा,
एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं? जो सबसे पहली बात तो आप लोगों के जहन में यही आएगी, तो एनिमल के अंदर होते हैं। फिर इसके अलावा एनिमल के अंदर 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। पहले आपको मैं ऐसी वर्बली बता रहा हूँ। एपिथेलियल का मतलब होता है हमारे स्किन के टिश्यूज, यानी कि एपी का मतलब होता है अपर। एपी का मतलब होता है अपर, यानी कि हमारे जो अपर सेल्स होते हैं, यानी कि हमारी स्किन के सेल, क्योंकि स्किन हमारा अपर पार्ट है ना, तो हमारी जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं वो उनको क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज या फिर एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल से एपिथेलियल टिश्यूज बनेंगे। सही है। ये आपके यानी कि अगर आप जो है वो इंटेस्टाइन वगैरह देखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो इंटेस्टाइन वगैरह, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो है वो ये सब जो इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, जो स्टमक वगैरह, ये सब ये एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म करते हैं, यानी कि इनको बनाते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबिकल और कलमनर। ठीक है। फिर इनकी टाइप्स होती हैं: स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्राटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्राटिफाइड कॉलमनर। नाम से जाहिर हो रहा है स्क्वैमस स्क्वायर से निकला है, तो इनकी शेप कैसी होगी? स्क्वायर जैसी होगी। क्यूबिकल क्यूब जैसे होते हैं। कॉलमनर कॉलम्स में होते हैं। और स्ट्राटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स में। ये आपको लेयर्स नजर आ रही है ना, तो जब इनकी लेयर्स बन जाती हैं तो स्ट्राटिफाइड हो जाते हैं। सही है। इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सिंपल स्क्वैमस कहाँ पे पाए जाते हैं? लंग्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये क्यूबॉइडल कहाँ पे पाए जाते हैं? एक ग्लैंड्स में, हमारे बॉडी का पार्ट है ग्लैंड, वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। फिर सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। स्ट्राटिफाइड एपिथेलिया ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि ये मोर देन 1 लेयर, यानी कि ये ज़्यादा लेयर्स होती हैं इसकी, स्ट्राटिफाइड एपिथेलिया की। क्योंकि स्ट्राटिफाइड लिखा हुआ है तो स्ट्राटिफाइड का मतलब जो है वो लेयर्स होती हैं। और ये स्ट्राटिफाइड जो है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक, जिसे कहते हैं ना थिक एरियाज, वहाँ पे स्ट्राटिफाइड एपिथेलिया पाए जाते हैं। बहरहाल ये बहुत आसान है, अगर आप इसको खुद भी पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। इसको भी रीड कर लिया जाएगा, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, ओके। अगर आप ये देखेंगे सारे स्क्वैमस, ये सब आपको जो है वो स्किन पे पाए जाते हैं। स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस स्किन पे पाए जाते हैं। और स्ट्राटिफाइड क्यूबॉइडल जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स में, जो फीमेल्स के पास होता है, ब्रेस्ट वगैरह। इसके अलावा आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स में, यानी कि जो माउथ में ग्लैंड्स होते हैं, वो वहाँ पे पाए जाते हैं, जिससे आपका स्लाइवा बनता है, यानी कि जो थूक जिसे कहते हैं। फिर स्ट्राटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशनल एपिथेलिया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू, नाम से जाहिर हो रहा है क्या करेंगे? एक दूसरे बॉडी को कनेक्ट करेंगे आपस में, है ना? एक पार्ट ऑफ द बॉडी को दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी को से कनेक्ट करता है, जैसे कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन्स को। सॉफ्ट बोन्स को कार्टिलेज कहते हैं, जो हमारे ईयर्स में मौजूद होती हैं। आप इस वजह से अपनी ईयर्स को फोल्ड भी कर सकते हो, कान को आप मोड़ भी सकते हो आप, इस वजह से इसमें सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट बोन्स होती हैं। और ये एक कनेक्टिव टिश्यू की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है, सेमी सॉलिड होता है। इसके अलावा बोन, हड्डियां जो आपका स्केलेटन बनाती हैं, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो आप ज्वाइंट करती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है। और बोन्स के सेल को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोसाइट सेल या फिर ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट सेल या फिर ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा,
यहां पे लिखा हुआ है बोन या तो बहुत कॉम्पैक्ट होगी या बहुत स्पंजी होगी। स्पंजी का मतलब ये है कि बोन जो जिन लोगों को पाई खाने का बहुत शौक है, जो पाई खाते हैं वो अक्सर देखते हैं कि जो हड्डी में से सॉफ्ट सा मटेरियल निकल रहा होता है, दैट इज द स्पंजी मटेरियल ऑफ द बोन। ठीक है। और कुछ बोन्स बहुत डेंस होती हैं, यानी कि उसमें स्पंजी मटेरियल नहीं होता। कुछ जो जिनमें स्पंजी मटेरियल होता है उनका फंक्शन कुछ और होता है, और जिनमें स्पंजी मटेरियल नहीं होता, जो डेंस होती है, उनका फंक्शन कुछ और होता है। फिर एडिपोज। एडिपोज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अगेन, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये स्किन के नीचे। जो जब आप कभी देखते हो बकरा ईद पे, जब स्किन जो है वो बकरे और गाय की उतर रही होती है, तो आप देखते हो नीचे फैट्स लगे हुए होते हैं, यानी कि जो चर्बी होती है उसको एडिपोज कहते हैं। ठीक है। तो ये एडिपोज जो है वो भी एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, क्योंकि ये स्किन और मसल्स को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनका और भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है, यहाँ पे आपको डिटेल नहीं दी हुई, तो इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। विटामिन डी बनाता है, इसके अलावा और दूसरे कंपाउंड्स को ये फॉर्म करता है, ये एडिपोज का फंक्शन होता है। ठीक है। ब्लड। ब्लड इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये फ्लूइड नेचर का होता है, यानी कि लिक्विड नेचर होता है, ये इनकी इसकी लिक्विड नेचर होती है। और ये कनेक्टिव टिश्यू की एक बेहतरीन एग्जांपल है, जिसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, और इसके अलावा क्लॉट फॉर्म करना। ठीक है। मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज कहते हैं जो गोश्त वगैरह होता है उसको इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। तो ये 3 किस्म के होते हैं। स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो आपकी बोन्स पे होते हैं, जो आपकी स्केलेटन पे होते हैं, जो अक्सर आप बकरीद पे जो खा रहे होते हो, वो स्केलेटल मसल्स होते हैं किसी भी बॉडी के। और हमारे जो बोन्स पे अटैच होते हैं वो सारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट पे होते हैं, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारा क्या फॉर्म करते हैं? वो हमारे ऑर्गन्स, जितने भी हमारा लिवर हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी किडनीज के जो मसल्स हैं, ये सब स्मूथ मसल्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्मूथ होता है। ये देखें आप, डायग्राम आपको नजर आ रही है, कार्डियक मसल्स इस तरह के होते हैं। ठीक है। और ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब होते हैं इन पे स्ट्रिप्स होती हैं। स्ट्रिएटेड लिखा हुआ है ना, स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड का मतलब स्ट्राइप्स होती हैं। स्मूथ मसल्स में कोई स्ट्रिएशन नहीं होती, कोई स्ट्राइप्स नहीं होती। ठीक है। अच्छा, स्मूथ मसल्स जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। यूट्रस फीमेल के अंदर एक पार्ट है, वो बनाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ मसल्स फॉर्म करते हैं। कार्डियक मसल हमारे हार्ट बनाता है, और हमारा हार्ट जो है वो एक पावरफुल मसल, एक पावरफुल ऑर्गन है। जब भी हमारा हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को यानी कि एक वेल शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, सॉरी, नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन वगैरह को, ये नर्वस टिश्यू यानी कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हमारी नर्व्स हो गई, हमारे जो मैसेज जाता है, जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हो तो आपको पता लगता है क्या चीज़ है। अगर आप किसी लैपटॉप को हाथ लगाओ, किसी मोबाइल को हाथ लगाओ, तो आपको पता लग जाता है कि ये क्या है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर आप आंख बंद करके भी उस चीज़ को हाथ लगाओगे तो आप समझ जाओगे क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मैसेज आपके ब्रेन को जा रहा है। और वो कौन लेके जा रही है? वो नर्व्स होती हैं। जिस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, इस तरह से नर्वस सिस्टम में क्या होती है? नर्व्स होती हैं। ठीक है। ये नर्व्स क्या करती हैं? नर्व्स मैसेजेस लेके जाती हैं, और मैसेजेस कहाँ तक पहुंचाती है? ब्रेन को। और ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा नर्व्स, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये नर्वस सिस्टम होता है हमारा पूरा। नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनता है? नर्वस टिश्यू से। हम जो अपने इमोशंस, फीलिंग्स, इसके अलावा जो ठंडा गरम लगता है हमें, इसके अलावा कोई चीज़ फील करनी होती है वो लगता है, तो ये सब हमारी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं वो सब हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है। अब प्लांट टिश्यू की बारी आ जाती है। प्लांट टिश्यू 2 किस्म के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू।
परमानेंट टिश्यू कभी भी डिवाइड नहीं होते, और मेरिस्टेमेटिक प्लांट जो बढ़ता है ना, ग्रो करता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से करता है, और परमानेंट टिश्यू कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स आ जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम। फिर इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, साइव ट्यूब्स फ्लोएम की, और कंपेनियन सेल्स जाइलम की, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स। फिर सिंपल की 4 टाइप्स हैं, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और कोलिनकाइमा का को एक मिला के एक नाम दिया गया है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कोलिनकाइमा, क्योंकि थोड़े से बहुत सिमिलर होते हैं इनका फंक्शन वगैरह। तो बहरहाल ये भी आपको पढ़ा रहा हूं मैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं, यानी कि सेल प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में यही मेरिस्टेमेटिक जो है वो टिश्यूज प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फिर ये 2 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब प्लांट जो है वो 2 तरीके से बढ़ता है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, यानी कि चौड़ाई में और लंबाई में। तो जब प्लांट्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ता है, और जब प्लांट्स वाइड हो रहा हो यानी कि चौड़ा हो रहा हो, यानी कि उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई इंक्रीज हो रही हो, तो वो किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। इनका शॉर्ट फॉर्म है एपिकल मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। फिर परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बता दिया, ये डिवाइड नहीं होते जब ये मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि जब बड़े हो जाते हैं। इनकी 2 टाइप्स हैं, सिंपल और कंपाउंड। फिर सिंपल टिश्यू जो है ये एपिडर्मल टिश्यूज सबसे पहले आते हैं इसमें, एपिडर्मल टिश्यूज, और फिर हैं ग्राउंड टिश्यूज। अच्छा, एपिडर्मल, जिस तरह एपिथेलियल मैंने आपको बताया था, एपी का मतलब अपर होता है, याद है? तो एपी का मतलब अपर, यानी कि, और जो एनिमल सेल में एपिथेलियल का मतलब एनिमल के ऊपर लेयर, एनिमल्स की लेयर पे, यानी कि एनिमल्स की स्किन पे जो सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल होते हैं। इसी तरह प्लांट्स के ऊपर स्किन तो नहीं होती, लेकिन प्लांट के ऊपर जो आपको नजर आ रही होती है पहली लेयर, वो एपिडर्मल सेल्स से मिलके, एपिडर्मल टिश्यूज से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। यही आपके वाटर और मिनरल को रूट्स में से क्या करती है, एब्जॉर्ब करते हैं। ये एपिडर्मल टिश्यूज का ये फंक्शन लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फिर इसके अलावा ये एक केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता है, यानी कि केमिकल कंपाउंड क्यूटिन स्टेम में होता है, प्लांट की जो स्टेम होती है उसमें होता है, ताकि वाटर इवेपरेट ना हो जाए प्लांट के अंदर से। क्यूटिन सिक्रीट करता है, और क्यूटिन को क्यूटिकल भी कहा जाता है, और ये क्यूटिकल क्या करता है कि ये वाटर को इवेपरेट होने से रोकता है, ठीक है। जो जितने भी हमारे पास रूट हेयर होते हैं, यानी कि जो रूट्स में पाए जाते हैं, रूट हेयर के ऊपर और स्टोमेटा, ये प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं, जहां से वाटर वेपर्स निकलते हैं। ये भी आगे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि स्टोमेटा क्या होता है। अभी आपको इतना याद रखना है कि लीफ के ऊपर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो हैं वो होल्स होते हैं, वो आपको नजर नहीं आते, वो आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। तो ये पोर्स जो होते हैं ये स्टोमेटा होते हैं, और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को इवेपोरेट करते हैं, और जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट हेयर में और स्टोमेटा में, ठीक है। फिर ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा सेल से भी मिलके बनते हैं, ठीक है। और ये जब लीव्स में पाए जाते हैं तो इनको मीजोफिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीजोफिल्स। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन को बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन इनका काम होता है प्लांट में,
और इसके अलावा फूड को प्रिपेयर करने का भी इन्हीं का काम होता है, ग्राउंड टिश्यू का। तो जो जितने भी ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स को ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरेन्काइमा सेल्स को ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है। और ये पेरेन्काइमा सेल्स मैंने आपको भी बताया, पेरेन्काइमा सेल्स इज अ टाइप ऑफ सिंपल सेल। ठीक है, फिर आते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज। ये पेरेन्काइमा आपने पढ़ लिया, पेरेन्काइमा आपने पढ़ लिया। अब ये पेरेन्काइमा को ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है। अभी किसी नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इस बात के लिए अलर्ट रहना है। अब ये सारे जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये सारे सेल्स। सपोर्टिंग टिश्यूज दो किस्म के होते हैं, कॉलेनकाइमा यानी कि इनका मेन फंक्शन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना किसी भी प्लांट को। ठीक है, स्टेम किस वजह से इतनी सख्त होती है, किस वजह से प्लांट की, आपको काटने के लिए कोई बहुत शार्प टूल चाहिए होता है, इसी वजह से, क्योंकि कॉलेनकाइमा टिश्यूज जो हैं वो और स्केलेरनकाइमा जितने भी हैं, ये जितने भी हार्ड एरियाज हैं प्लांट्स के अंदर उनमें ये पाए जाते हैं, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये सारे कॉलेनकाइमा जो हैं वो यंग स्टेम्स में होती हैं, यानी कि जब स्टेम्स छोटी होती हैं तो वहां पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हार्ड एरियाज होते हैं, यानी कि थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल्स, यानी कि जो आपको पता है ना, कॉलेनकाइमा जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत थिक होती है, बहुत चौड़ी होती है। जब भी सेल वॉल की वजह से प्लांट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा ये इंटरनल जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, मोस्ट पेरेन्काइमा कैन डेवलप द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल एंड दे डू सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एन इंजरी। जब भी कोई प्लांट को इंजरी होती है तो जितने भी पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके पास ये एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड कर दें और दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, ये पेरेन्काइमा सेल्स की क्या होती है, एक स्पेशल एबिलिटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा की भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करेंगे, ये भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। सही है, फिर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, इनको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत यानी कि बहुत मुश्किल समझ लो, तो इस वजह से इनको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, जाइलम, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है जब प्लांट सेल में किसी भी जगह या प्लांट की बॉडी में किसी भी जगह वाटर या मिनरल की जरूरत होती है तो ये जाइलम काम में आता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेकर, यानी कि जब रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है, यानी कि अगर ये प्लांट है और ये रूट्स हैं प्लांट्स की, ठीक है, ये वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी और ये जाइलम इनको ऊपर प्लांट्स के पार्ट्स की तरफ लेके जाएगा। तो जाइलम का ये काम होता है, रूट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाना। और ये वेसल्स और ये ट्रैकीड्स, ये भी दो अलग अलग किस्म के जाइलम जो हैं वो सेल्स होते हैं, मतलब ये पार्ट्स, मतलब ये टाइप्स हैं, जिस तरह से प्लांट्स के टाइप्स हैं इस तरह से जाइलम टिश्यू की भी टाइप्स हैं। और ये क्या टाइप्स हैं, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। वेसल्स है थिक सेकेंडरी सेल वॉल, यानी कि जो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी कि प्राइमरी लेयर, मिडिल लेमेला और सेकेंडरी वॉल, तो वेसल्स में सेकेंडरी वॉल बहुत कैसी होती है, थिक होती है, बहुत चौड़ी होती है। फिर इसके अलावा देयर सेल लेग्स एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, यानी कि इस तरह का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जाइलम का। जो वेसल्स होते हैं उनका इस तरह से लॉन्ग
ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये भी ऐसे ही, ट्रैकीड्स भी ऐसी होती हैं, ट्रैकीड्स भी ऐसे ही होती हैं। बस दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है थोड़ा सा, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी आपको इतना याद रखना है कि दो तरह के जाइलम टिश्यूज होते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, और दोनों का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करना। फिर फ्लोएम में, अब प्लांट के अंदर फूड, प्लांट को फूड की भी तो जरूरत है ना, तो प्लांट को फूड कौन प्रोवाइड करेगा, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम टिश्यूज। क्या करेंगे, कौन करेगा, फ्लोएम टिश्यूज। और ये भी दो किस्म के होते हैं, साइव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, साइव जो साइव ट्यूब्स होते हैं, यानी कि साइव आपने देखा है, साइव का मतलब होता है, जैसे आपने छन्नी देखी है ना, ये आपको नजर आ रहा है, छन्नी जैसे होते हैं ये, ताकि फूड में कोई ऐसा पार्टिकल किसी पार्ट ऑफ द प्लांट में ना चला जाए। तो ये एक तरह से फूड की फिल्ट्रेशन करते हैं। साइव प्लेट्स जो होती हैं, ये फ्लोएम, ये जो इस तरह से फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज पहले से पाए जाते हैं ताकि फूड की फिल्ट्रेशन हो सके। और ये कंपेनियन सेल जो हैं वो लॉन्ग एलोंगेटेड, यानी कि इस तरह से ये आपको नजर आ रहा है, ये एक फ्लोएम टिश्यू है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपको ट्यूब नजर आ रही है, यहां से, मतलब ये खाली कंपार्टमेंट नजर आ रहा है, यहां से जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है फूड। और ये कंपेनियन सेल्स जो हैं वो इनमें भी थोड़े पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, इनके पेरेनकाइमा से मिलके बनते हैं, थोड़े से, सारे नहीं, लेकिन थोड़े से इसमें पेरेनकाइमा की कॉम्पोजिशन होती है। और बाकी इसमें साइव ट्यूब्स होती हैं ताकि फूड को फिल्टर किया जा सके। इसके अलावा जितने भी जो हैं वो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, वो दो किस्म के होते हैं, एक साइड ट्यूब्स और एक कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, इस तरह के लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और इस तरह की, इस ये भी ट्यूब लाइक होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जाइलम से बिल्कुल अलग अलग होता है। और ये प्लांट की बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, समरी को पढ़ लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस। कहाँ गया, ये रहा, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस है, इसको भी आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता, क्योंकि जब सेल वॉल ही नहीं है तो प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ से आएगा। फ्यू वैक्यूल होते हैं। इसके अलावा इसके ब्रक्स देखो आप, प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें सेल वॉल होती है, बहुत हार्ड होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्मेटा एक ही बात है। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बहुत लार्ज होती है, मैंने आपको डिफरेंस बताया। इसके अलावा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेंटर में होता है, बीच में होता है, और प्लांट सेल में थोड़ा सा एज पे होता है, थोड़ा सा साइड की तरफ होता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। प्लांट सेल में बहुत लाइसोसोम्स कम होते हैं, वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, जब पढ़ ही लिया मैंने पूरा। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी काम होता है वो प्लांट के अंदर प्लांट वैक्यूल करती है, और एनिमल के अंदर एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो वैक्यूल बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। फिर एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेल डिवीजन, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल लो या सेंट्रियोल्स बोल लो, एक ही बात है। और प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। ये आपको डिफरेंस बता दिया मैंने, इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी आपका पूरा चैप्टर एंड हो गया। ओके क्लास, अब आपको अगली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मार्क करा दिए जाएंगे, यानी कि हेडिंग्स।